हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सेट डी विषय सामाजिक विज्ञान, जो आपके प्री बोर्ड में भी इसी का सेट आया था और यही सेट में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसी सेट को हम हल करते हैं और देखेंगे हम कि बोर्ड की साइड से इसकी उत्तरमाला इसी सेट पे हम हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपने देखा होगा कि इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसका उत्तर कैसे लिखना था। तो इसका हम पूरा हल इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सेट डी विषय सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटा और पूर्णांक 75। निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है, जिसके कुल अंक 30 हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। अगला निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित। उत्तर लिखने की शब्द सीमा 120 शब्द है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1-1 अंकों के हैं। तो सही विकल्प चुन करके लिखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब इसके लिए हमने यहाँ तो देखें, हम बोर्ड की साइड से हमने उत्तरमाला निकाला है और यह है बोर्ड की साइड से उत्तरमाला निकली हुई है, जिसमें सही विकल्प के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप बोर्ड की साइड से भी देख सकते हैं और इस वीडियो में भी आप संपूर्ण हल देखते हैं। 1 से 23 तक पूरे प्रश्नों का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न पहला था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 सही है। तो हम सही ऑप्शन पर देख लेते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है उमरिया। तो उमरिया जो है इसका सही ऑप्शन है। सेकंड है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर है बी, नर्मदा नदी पर। तीसरा है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो कौन सी है 4 में से हमको सही उत्तर देना, तो द चना। फिर भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो 1853 से। आँखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है। तो न्याय का यहाँ बा सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो 1916 में की। इसका सही ऑप्शन है। ऐसे हमारे ये 1-1 प्रश्न अंकों के ये प्रश्न जो है पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो है, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को हमको भरना है। इसके लिए भी उत्तरमाला से हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन से रिक्त स्थान में क्या भरना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पूरे रिक्त स्थान में क्या भरना है यहाँ पर दिया हुआ है। हम देखेंगे रिक्त स्थान में औसत आय को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो कुल आय कहा जाता है। यहाँ पर कुल आय हम लिख सकते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। इसके पहले खालिस्तान में थे, तो कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। इसके बाद तीसरा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी, यहाँ इंग्लैंड भर देंगे। अगला है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। फिर अगला है पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, यहाँ पर तमिलनाडु भर देंगे। अगला है लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान के उत्तरदायी है, तो जनता के उत्तरदायी है। इस प्रकार हमारे ये खालिस्तान जो है हल हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है
सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ से कॉलम ब को मिलाना है। नंबर 1 संसदीय लोकतंत्र, इसमें हम ए से मिला देंगे इंग्लैंड। सेकंड है औसत आय को कहते हैं, बी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तीसरा है कृषि क्षेत्र, सी से मिला देंगे प्राथमिक क्षेत्र। चौथा है परिवहन संचार, तो डी से मिला देंगे तृतीयक क्षेत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ई से मिला देंगे बैंकों का बैंक। वैश्वीकरण, एफ से मिला देंगे अर्थव्यवस्था का एकीकरण। अब यह उत्तरमाला में भी यही दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरमाला में तीसरे प्रश्न का कि ए बी सी और डी, यानी जो जिसके सामने है वो सही है, उसको हमको मिलाना भर है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद चौथा प्रश्न में भी देख लेंगे हम यहाँ एक वाक्य के उत्तर। तो देखेंगे हम यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न, भारत को सुनहरे रहस्य क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर उत्तर, भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है और जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। इस प्रकार से हम एक एक अंकों के ये प्रश्न उत्तर लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो कब किया था? 1797 ईस्वी में किया था। तो 1797 ईस्वी हम यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1919 में, ये लिख देंगे हम। फिर अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। इसके बाद में भारत में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? तो इसके लिए हम देखें यहाँ पर उत्तरमाला, तो हम कहाँ कहाँ हैं इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तरमाला में राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है इसमें हमारा क्या है, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो इसके उत्तर हम उत्तरमाला से देख लेते हैं। क्या है, शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है ताकि शासन संचालन विधि सम्मत हो। इस प्रकार से हम इनके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा एक एक अंक वाला, क्या है कि प्रश्न 5 है सत्य असत्य लिखिए। क्या है यहाँ पर देखें हम, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, ये सत्य है। दूसरा है बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, ये असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सत्य है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, ये भी सत्य है। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, ये सत्य है। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, ये असत्य है। तो इस प्रकार सत्य असत्य के प्रश्न हल हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न हम देखेंगे 6वां, जो 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है, अथवा मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके लिए हम देखें यहाँ पर उत्तरमाला में 6वां प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर देखिए आप, छठवां प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ है हमारा उत्तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। अथवा में दिया हुआ है वृक्षों की अवैधपूर्ण कटाई वानस्पतिक आवरण में कमी, ये 6वां का अथवा और मृदा अपरदन के कोई 2 कारण हमने देखा। इसके बाद प्रश्न 7 है बांगर क्या है लिखिए, अथवा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो इसके लिए भी 7वां प्रश्न हम देखें यहाँ पर। क्या है 7वां प्रश्न का उत्तर, वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आता या बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता, वह हमेशा पुरानी मिट्टी वहाँ पर जमी रहती है, उसे बांगड़ कहा जाता है। उसके अथवा में दिया हुआ था मिट्टी के विषय में, अथवा में तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इस प्रकार से हम 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखें प्रश्न 8 है गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है लिखिए, अथवा रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए।
इसके लिए भी हम उत्तरमाला का देखें हम तो गन्ना एक व्यापारिक फसल है। इसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। इस कारण से गन्ना महत्वपूर्ण मुद्रादायिनी कृषि उपज बन गई है। अथवा में जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर भी देख लें। तो रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर, अलसी। खरीफ की फसल धान, उड़द, मूंग, तिल, मक्का और सोयाबीन। इसके बाद प्रश्न 9वां हम देखें, विनिर्माण क्या है लिखिए अथवा 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम लिखिए। ये 2 में से कोई एक एक लिखना है। हमने सारे प्रश्नों के हल यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, 2-2 अंकों के हैं। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लें उत्तरमाला में। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अथवा वाले का उत्तर भी देख लें कि सार्वजनिक उद्योग भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भोपाल जीवन बीमा निगम। इस प्रकार से हम 9वें प्रश्न का अथवा वाला और दोनों प्रश्न को उत्तर देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 10वां है, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं लिखिए अथवा राज्य राजमार्ग क्या है लिखिए। इसके लिए हम उत्तर देखें हम 10वां। तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ देखेंगे। 10वें प्रश्न का उत्तर है हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। ये हो गया परिवहन के साधन। अथवा में था राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती है। इसके बाद 11वां प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर है 11वां प्रश्न, डिजिटल भारत क्या है उदाहरण देकर लिखिए अथवा 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। 11वें प्रश्न के उत्तर भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो क्या है 11वें प्रश्न का उत्तर, तो संचार के साधन देखिए, ज्ञान भविष्य के लिए भारत को तैयार करने का एक डिजिटल कार्यक्रम है, जैसे बिजली का बिल, छात्रों की अंकसूची तैयार करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल जमा करना आदि। फिर अथवा में है आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट। ये 11वें के दोनों प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 12वां। तो प्रश्न 12वां क्या है, कार्न लॉ क्या है लिखिए अथवा निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है। 12वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ देखेंगे। जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगाई गई थी उसी कार्न लॉ कहा जाता है। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देख लें, किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा नेता को प्राप्त वह विशेष अधिकार जिसका प्रयोग कर वह व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित किसी कार्य का योजना को रोक सकता है। ये हम 12वें प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न 13वां क्या है। प्रश्न 13वां कि फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है लिखिए अथवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है लिखिए। 13वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ देखें तो देखेंगे हम उत्तर, एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। हथकरघा उद्योग से संबंधित यह यंत्र है। अथवा वाले के प्रश्न का उत्तर देखें हम तो भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इस प्रकार से 13वें प्रश्न का दोनों आंसर हो जाते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न क्या है, गुटेनबर्ग किस देश के थे, किस लिए प्रसिद्ध हुए लिखिए अथवा पंचांग से क्या आशय है लिखिए। हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न 14 का उत्तर, कहाँ के थे, जर्मन के मुद्रण कार्य के आविष्कारक थे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखें, एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर है जो 5 प्रमुख अंगों नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार से मिलकर भी बना है। इस प्रकार से हम 14वें प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद 15वें प्रश्न का उत्तर देखें हम। 15वें प्रश्न क्या है, तो 15वें प्रश्न है खगोल शास्त्र क्या है लिखिए अथवा कंपोजिटर क्या है लिखिए। तो हम इसका उत्तर यहाँ देख लेते हैं। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। अथवा वाले का उत्तर देखें तो लिखित सामग्री को मुद्राक्षरों में संयोजित करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। इसके बाद हम 16वां प्रश्न देखें। 16वां प्रश्न क्या है,
16वां प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए, अथवा द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम उत्तर देखें इसके 16वां प्रश्न के। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना आदि। इसका अथवा देखें तो उद्यम का यह क्षेत्र जिसमें उद्यम का एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना। और तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, इन सेवा क्षेत्र से भी कहा जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार आदि। इस प्रकार से इनके उत्तर को हम लिख देंगे। इसके बाद 17वां प्रश्न देखें हम। 17वां प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा कंटेनर क्या होता है लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखें 17वां का यहाँ, तो हम देखते हैं इसका उत्तर। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशी उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं थे और टूट गए। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। और अथवा वाले के उत्तर कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। पात्र वस्तु में द्रव्य रखने, लाने, ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कोई बड़ा डिब्बा होता है जो कई आकार के होते हैं। इसमें सामग्री सुरक्षित व समय से एक स्थान से दूसरे स्थानों में आसानी से पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार 17वें प्रश्न का उत्तर हम लिख देंगे। अब 18वां प्रश्न क्या है, तो 18वां प्रश्न देखें हम यहाँ पर। 18वां प्रश्न है वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है लिखिए, अथवा वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को लिखिए। तो हम देखें 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या है। 18वें प्रश्न का उत्तर देखें हम, तो देखें उत्तर 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वाइल्ड लाइफ के बचाव के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। वन्य जीवों के शिकार पर पाबंदी लगाई गई। दूसरा है वन्य जीवों को संरक्षित किया गया। तीसरा है वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। तीसरा है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किया गया। इसके बाद कई परियोजनाएं की घोषणा की गई जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था, जैसे गैंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर, भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गौड़, तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर कड़ा कानूनी रूप दिया गया। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। तो वन्य भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व समान रूप से अधिक है उसे वन कहते हैं। वन्य जीवन संसाधन प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीवन के रूप में जाना जाता है। वनों और वन्य जीवन में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण आवश्यक हो गया है। पेड़ पौधे एवं वस्तुओं के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। रक्षित वन, इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित अवर्गीकृत वन, सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर हमारे साथ साथ अनेकों जीव और जंतु भी निवास करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के जाक और छोटे छोटे पौधों से लेकर के बड़े वट वृक्ष तक, चूहे, गिलहरी से लेकर के हाथी। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव जीवन के रूप में जाना जाता है और वन्य जीवन में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण आवश्यक है। तो इस प्रकार ये हम प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे जो प्रश्न हैं 23 तक यहाँ इस वीडियो में है, आप इसको देख करके हल कर सकते हैं। पूरे 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न का उत्तर इस प्रकार आप देख सकते हैं और अपनी कापी में नोट कर परीक्षा की बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। 22वें प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से 23वें प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं और सारे प्रश्न हल करके
आप जो है परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य सेटों को हल करने के लिए, अन्य विषय के सेटों को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।